हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या अभी फाइनेंशियल ईयर में क्या नए चेंजेस आए हैं, किस तरह से जो फॉर्म्स हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अब डिडक्शन नहीं मिलेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब हम डिडक्शन फाइल कर सकते हैं। तो और क्या दूसरे और चेंजेस हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर सारी ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है वो ईवीसी टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है। तो ईवीसी टैक्स ऑडिट एक्चुअली होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो अगर हम ITR 3 फाइल कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है, और उसके लिए हम वो रिटर्न वेरीफाई करने के लिए अगर अब हमें डिजिटल सिग्नेचर की जगह ईवीसी कोड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम पहले डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करते थे, तो उसकी जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो आपके फ़ोन या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में आपको रिसीव होगा एज़ पर रूल 12, उसके उससे हम ये जो वेरिफिकेशन है ये इंडिविजुअल और HUF का कर सकते हैं। उसके बाद एक 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट के अंदर एक रिसेंट अमेंडमेंट है। अगर हम ITR 3, 5 या 6 फाइल करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या नेसेसिटी है टैक्स ऑडिट की, ये चीज़ें बताना, एडिशनल डिटेल ये देना अब रिक्वायर्ड हो गया है। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको मद्देनज़र ये चीज़ें ऐड की गई हैं, एडिशनल जो चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि 44AD और 44ADA जो कि एक प्रेजेंटिव रिलैक्सेशन या प्रेजेंटिव एग्जम्पशन के लिए होता है। इसके अंदर ये है कि अगर आपकी इनकम जो है 44AD में, एक तो पहली बात तो इसमें आपकी थ्रेशोल्ड बढ़ा दी गई है। सबसे पहले प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ये होती है कि अगर आपका टर्नओवर 44AD या 44ADA में अगर इस लिमिट में फॉल होता है तो आपको अपना इनकम जो है 8% से आप बता सकते हैं। तो वो लिमिट जो है 44AD की उसको 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है, और जो 44ADA की लिमिट है उसको 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। हाँ, बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो आपके टर्नओवर से 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये सारी जो कैलकुलेशन है वो पिछले साल आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे बेस्ड होंगी। तो इसी को इफेक्ट देने के लिए एक नया कॉलम ऐड किया गया है ITR 3, 5 और 6 में, जिसको प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करके एक कॉलम ऐड होगा जिसमें आप क्लेम कर सकते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एज पर द अबव लिमिट। उसके बाद हम देखते हैं कि कैपिटल गेन स्कीम अगर आप लेते हैं, अगर आप उसके अंदर कोई डिडक्शन लेते हैं, एग्जम्पशन क्लेम करते हैं ITR 2 के अंदर, तो उस केस में आपको जैसे पहले खाली अमाउंट बताना होता था कि आपने कितना अमाउंट एग्जम्पशन के लिए क्लेम किया है। तो अब जो नया अमेंडमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो उससे कैपिटल गेन से जो पैसा मिला है उससे रिलेटेड 3 और बेसिक बैंक की जो डिटेल्स हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहला तो आपका डेट ऑफ डिपॉजिट क्या था, उसके बाद अकाउंट नंबर जिसमें आपका ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, साथ साथ IFSC कोड। तो ये 3 एडिशनल चीज़ें आपको, अगर आपको कैपिटल गेन क्लेम करना है एग्जेम्पशन, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये 3 एडिशनल डिटेल्स आपको अपने फॉर्म के अंदर देनी पड़ेंगी। उसके बाद है एक पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड अभी एक नया अमेंडमेंट आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन कर सकती है, और इसके लिए सेक्शन प्रोवाइड किया गया है 80GGC, जिसके अंदर ये अलाउ किया गया है किसी भी इंडिविजुअल कंपनी को कि वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है। जैसे कि अभी अपन रिसेंट न्यूज़ में देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हुआ है जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो उससे रिलेटेड कुछ और डिस्क्लोजर्स हमें देने अब ज़रूरी हो गए हैं। जैसे कि आपने डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन आपको बताना ज़रूरी है कि आपने किस डेट पे कंट्रीब्यूशन किया है, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया है, क्या जो आपका अमाउंट था वो एलिजिबल था कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपका ट्रांजेक्शन रेफरेंस ID, अगर आप UPI से ट्रांसफ़र कर रहे हैं या चेक या INPS जो भी
आपका मोड है ट्रांसफ़र करने का, उससे रिलेटेड आपको वो कोड या फिर वो जो भी उसको वेरीफाई करने के लिए नंबर है वो आपको देना ज़रूरी है। उसके साथ आपको आईएफएससी कोड बैंक का बताना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो सेक्शन 115 बीबीए और 115 बीएसी आपको एलिजिबल नहीं करता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एज अ एडिशनल डेप्रिसिएशन दिखाने में। तो जो भी आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन करके आप उसको डब्ल्यूडीबी में क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो वो आपका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो क्लेम नहीं माना जाएगा और उसको एज अ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो अलाउड नहीं होगा आपके सेक्शन 115 बीबीए और 115 बीएसी के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है वो है ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेशन से रिलेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं जो ऑनलाइन गेमिंग विनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं और उस पर बहुत पैसे कमाते हैं लोग। तो उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट अभी फाइनेंस एक्ट में 2023 में इंसर्ट हुआ है। तो इस टैक्सेशन को 115 बीबीजे के अंदर इंसर्ट किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो आपका आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं जिसमें आपको कोई भी अमाउंट जीतते हैं, तो अगर आप उसको ऑन और आफ्टर 1/4/2023 में जीते हैं तो उसके लिए आपको 30% का टैक्सेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड टैक्सेशन था। तो जो भी आईटीआर हैं 2, 3, 5 या 6 जो भी एंटिटी के बेसिस पे हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है ऑनलाइन गेमिंग का। उसको सेलेक्ट करके आप 30% टैक्सेशन आपकी जो भी अमाउंट है, आपका गेनिंग अमाउंट है, उस पर आप देंगे। उसके बाद है डिविडेंड इनकम कि क्या डिविडेंड इनकम में टैक्सेशन का क्या रूल्स है, कैसे टैक्सेशन है, कितना % टैक्सेशन है। तो वो फाइनेंस एक्ट 2023 में एक सेक्शन 115 इंसर्ट किया गया है, जो कि ये कह रहा है कि अगर आपकी डिविडेंड इनकम है जो कि आई हुई है कहाँ से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से, कोई एक यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की जहां से आपको उस यूनिट के बदले में डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो वो 20% से जो प्रीवियस था 20% उसको अब कम करके 10% का टैक्सेशन उसके लिए बताया गया है। और इस जो आईटीआर फॉर्म है वो 2, 3, 5 और 6 उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये चेंज करके एक नया ड्रॉप डाउन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको यूनिट जो भी आप का डिविडेंड इनकम है वो आपको मिलेगा और उसके अंदर आपको 10% से टैक्सेशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद है स्टार्टअप के लिए क्या नया अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट के अंदर। तो एक नया आईटीआर 5 जो है शेड्यूल 80 IC के अंदर, उसमें डिडक्शन आप क्लेम कर सकते थे 80 IAC के। उसके लिए आपको ये डिटेल्स जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको भरना ज़रूरी है, तभी आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है स्टार्टअप का, किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपको मिला है उस सर्टिफिकेशन से इनकॉर्पोरेशन के बाद, क्या पिछले या आपका पहला फाइनेंशियल या अकाउंटिंग ईयर है जिसमें आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। और आपका अमाउंट कितना है डिडक्शन को क्लेम करने का, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये एक वीडियो था जिसमें आपने फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर जो भी इनकम टैक्स में चेंजेस आए हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, वो आपने देखा। आप चाहते हैं कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहें और आपको कोई लॉ या इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी है, तो आप हमारा जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि इनकम टैक्स देना चाहते हैं, और उन्हें ये अवेयर कीजिए इन सब अमेंडमेंट्स के बारे में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।